नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्नों को, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि पिछले यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बीपीएससी मतलब आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तीसरे का है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि क्षेत्र में योजना राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का योगदान घटा है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? जो चौथे का क्या हो जाएगा आंसर? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ता जाता है। राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपातिक योगदान उल्लेख रूप है। उल्लेख रूप मतलब जैसे 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपातिक योगदान क्या क्या उल्लेख रहा है, ये पूछ रहा है छठे में। तो क्या हुआ है? घटा है। 1950 के बाद 90 के बीच में क्या है? घटा है। छठे का डी आंसर हो जाएगा। ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी, ये एसएससी 2022 में पूछा गया है। और ऊपर वाला जो था ये अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई? एनएसएस की स्थापना कब हुई है? तो 1950 में हुई है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन में देखिए, 8वें का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1951 में। कब हुआ है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय आय उत्पाद है। ये देखिए यूपीएससी 97, एसएससी 2010, 1997 और 2010 दो बार पूछा जा चुका है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, इसको तैयारी करते रहिए। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। 10वां है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। देखिए ये भी यूपीपीसीएस का ही क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है, 95 में भी पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब अपने भारत में पूछ रहा है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो अपने भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये भी देखिए यूपीपीसीएस 1995 में भी पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर है 12, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, पूछा गया है इसमें। तो कौन सा है? बिहार। बिहार क्या है? भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला, मतलब सबसे कम आय वाला जो है वो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार वाला देखिए बीपीएससी में पूछा गया है वो। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने निश्चित किया था? 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। किसने अभिनिश्चित किया था उस समय? दादा भाई नौरोजी ने। ये यूपीएससी 2000 में भी पूछा गया है। देखिए दोस्तों आगे चौथा क्वेश्चन नंबर 14, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये भी एसएससी 2010 में पूछा गया है। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि का भी प्रयोग किया जाता है, आय विधि का भी, यानी कि इन दोनों उपरोक्त जो है दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 17 के का क्या आंसर होगा? 17 का पीसी महालनोबिस। क्या होगा? पीसी महालनोबिस। इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें 18 में है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी और शिवराज ने। दादा भाई नौरोजी और शिवराज ने स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? इसमें समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अगस्त 1949 को। 4 अगस्त 1949 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी, 4 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 नंबर, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा था? किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा था? तो ये देखिए
परंपरागत ये भी नहीं है, पुनरीक्षित ये भी नहीं है, नवीन श्रृंखला ये भी नहीं है। क्या है, क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो तीनों हैं, तीनों के अंतर्गत रखा गया था। इनमें से ये मतलब ये सभी हैं, ये सभी तीनों के अंतर्गत, परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत भी रखा गया था, पुनरीक्षित श्रृंखला के अंतर्गत भी और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर की जाती है, स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ये तो दोनों ही सही है। यानी कि चालू मूल्यों के आधार पर भी की जाती है और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2004-05 डी आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय आय समंकों की गणना 2004-05 आधार वर्ष पर की जा रही है, 2004-05 आधार वर्ष पर की जा रही है। 22 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई है। सही संगणना में आने वाली कठिनाई पूछ रहा है इसमें, तो क्या है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई क्या है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, यही एक कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? कौन सी समस्या सामने नहीं आती है पूछ रहा है इसमें, तो इसमें है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी सामने नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो अभी ये ऊपर भी आ चुका है, देखिए दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ये देखिए यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सबको एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए आप लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन पलायन का सिद्धांत का वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है पूछ रहा है इसमें, तो तृतीय क्षेत्र का। ये ऊपर भी आ चुका है, देखिए पहले क्वेश्चन इस तरह देखिए, ये SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इस तरह से ये सब पूछे हुए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको एकदम से याद कर लीजिए आप लोग, ताकि परीक्षा में आप लोग पूरे नंबर ला सकें। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? क्या पूछ रहा है? सबसे कम योगदान। तो 28 का ए हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक यानी कि कृषि क्षेत्र का जो है इस समय कम योगदान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन में दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा एकदम। ये देखिए जो है कितनी बार आया था,
MPPSC 2012 में आया है, SSC 2007 में आया है, 2011 में आया है, 2013 में आया है, UP PCS 2013 में आया है। देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो 30 का उत्तर क्या आ जाएगा? 30 का उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जो है देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है, पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है, तो किस तरीके को छोड़कर किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़ करके, सभी प्रकार की बचत के योग को छोड़ दीजिए, बाकी सभी प्रकार के निर्गतों का योग होता है, सभी व्ययों का योग होता है। ये लिख रहा है राष्ट्रीय आय परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों को किया जा सकता है। तो इसको छोड़ करके बाकी सब सही है, यानी कि सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग। यानी कि देखिए 2015 में इसको पूछा गया, SSC 2015 ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आप लोगों को किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये लॉटरी जीतना ये राष्ट्रीय आय में थोड़ी शामिल हुए, तो ऐसे दूर से ही दिख रहा है। बाकी मालिक के कब्जे में मकानों का आयोजित किराया, इसको किया जाता है। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, इसको भी आय में शामिल किया जाता है। किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, इसको भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है, पूछ रहा है। तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। किससे देते हैं? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। 34 को आप लोग देखिए, बताइए भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। 34 में आपका देखिए, हमको तो डी दिखाई दे रहा है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका डी। SSC 2007 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो इसमें 35 का आपका देखिए, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा की, भाई जो गरीब बचत करेगा क्या करेगा, आय का छोटा हिस्सा होगा उसके पास। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यही आया हुआ है 2007 में आया हुआ है, SSC 2007 में। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है। सही ह्रासमान क्रम कौन सा है, पूछ रहा 36 में। तो कौन सा है? सेवा है, उद्योग और कृषि। सेवा और उद्योग कृषि, सेवा उद्योग कृषि जो है ये एक सही ह्रासमान का क्रम है। सेवा सबसे ज़्यादा, फिर उद्योग, फिर कृषि। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। GDP के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है, पूछ रहा है 37 में। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। वर्तमान में 2011 और 12 को आधार मान रहा है।
वर्तमान में 2011-12 को आधार मान के जीडीपी का आकलन किया जाता है। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष 2011 और 12 को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? जीडीपी को सर्वाधिक योगदान कौन सा देता है? तो तृतीय क्षेत्र देता है। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तृतीय क्षेत्र। ये देखिए, इसको भी स्टार लगा लीजिए आप लोग। बार बार जो है ये तृतीय क्षेत्र वाला जो है बार बार आ रहा है कि कौन से क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। तो तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है। देखिए एमपीएससी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला है 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 पे विचार कीजिए। 39 है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ये तो सही है, दी गई बाजार मूल्य, ये तो सही दिख रहा है। पूर्व कथनों में से कौन सही है ये देखना है। दूसरा क्या है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर होता है। नहीं, ये गलत है, यानी कि आपका एक सही है। एक कौन सा है? ए सही होगा। देखिए क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये आपका ये सही है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, जीडीपी। ठीक, देखिए सीडीएस 2009 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है पूछ रहा है। तो मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, ये देखिए 40 नंबर ये जो है एसएससी 2009 में पूछा गया है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? इसमें देखिए कौन सी राष्ट्रीय आय की विधि नहीं है वो बताना है। तो मूल्य वृद्धि विधि ये तो है, आय विधि है, व्यय विधि है, ये निवेश विधि थोड़ी होता है, यही गलत है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये 2011 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? देखिए फिर नहीं वाला क्वेश्चन आ गया 42 में। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए ये मैट्रिक्स पद्धति ये नहीं है, हैं। बाकी देखिए व्यय पद्धति है, उत्पाद पद्धति है, आय पद्धति है। व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, आय पद्धति दोनों है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? जीएनपी से, क्वेश्चन नंबर 44 है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए इन दिए हुए उसमें से किसको घटाया जाता है? तो इसमें देखिए ह्रास को घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है? ह्रास को घटाया जाता है। ये देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया है, ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया है प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी,
निबल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद 2015 में आया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, यानी 45 क्या था? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय निबल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है। एनएनपी होता है, कितना होता है? क्या होता है एनएनपी? तो 46 का आपका आ जाएगा डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर क्या हो जाएगा? एनएनपी होगा। ये भी 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। 47 का क्या हो जाएगा आंसर? ये तो पहला ही सही है। प्रति वर्ष नहीं, वर्ष प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अगर मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां मतलब किस जीडीपी की श्रेणी में आएंगी पूछ रहा है। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी, 48 का सी हो जाएगा, ये भारत की जीडीपी का हिस्सा होंगी। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां जो है किसकी जीडीपी का हिस्सा होंगी? तो भारत की जीडीपी का हिस्सा होंगी, क्योंकि भारत के ही लोग मछुआरों द्वारा पकड़ी गई हैं। ये 2010 में आंसर जो है आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 है, आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? अब इसमें देखिए नहीं ढूंढना है कि नहीं किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो किराए को तो शामिल करते हैं भाई, मिश्रित आय को भी शामिल करते हैं, पेंशन को भी शामिल करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसको शामिल नहीं करते हैं। अवितरित आय थोड़ी होता है। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, ये ध्यान रखना चाहिए। निर्यात मूल्य को राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना में निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है और आयात मूल्य को घटाया जाता है, यही ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद का मुद्रा मूल्य क्या है? तो वस्तुओं और 51 है आपका बी आंसर है इसका, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। सकल घरेलू उत्पाद का मुद्रक मूल्य क्या है? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ये देखिए एसएससी 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? 53 है दोस्तों, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना क्या शामिल नहीं किया जाता? जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो मूल्य ह्रास व्यय शामिल नहीं किया जाता। बाकी सकल घरेलू निजी निवेश किया जाता है, निबल विदेशी निवेश किया जाता है, निजी उपभोग व्यय शामिल किया जाता है। ये 2012 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किस क्षेत्र
में से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। जीडीपी का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो ये सभी जानते हैं, सेवा क्षेत्र से। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? भारत के जीडीपी में मतलब अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 55 का क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र देखिए, फिर आगे सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, निम्न में से निबल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। बेहतर तरीके से कौन परिभाषित करता है? तो जीएनवी मूल्यह्रास। जीएनवी मूल्यह्रास जो है बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 57 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए। 57 में दिया है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। तो देखिए उत्पादन विधि तो है, आय विधि भी है, व्यय विधि भी है, लेकिन बैंकिंग नहीं है। ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें मेरे चैनल से, और तैयारी करते रहें इसी तरह से।